Hello students. So as you can see, today's topic is in biology chapter 4 of ICSE textbook standard 10 absorption by roots. So students, अगर मैं पूछूं what is roots तो आप लोग सब कहेंगे हाँ roots is a part of a plant जो अंडरग्राउंड है. ओके लेकिन अगर हम मैं और उस डीप जानना चाहूँगी कि रूट क्या है तो आप लोग बोले हाँ मैम वो एसेंशियल पार्ट ऑफ प्लांट है जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से. ओके वो भी डेफिनेशन एक्सेप्टेड है. लेकिन फिर भी मैं पूछूं व्हाट इज रूट्स और अच्छे से बताओ और डिबे तो आप लोग सीधा सीड एनाटॉमी पे जाओगे, राइट? सो इफ यू गो मोर डीपली दिस इज द सीड एनाटॉमी. अगर हम कोई सीड सॉइल में डालते हैं तो आप लोग को पता है ये उसके लेयर्स है. ये सीड कोट है, कॉटिलीडॉन है. यहाँ पे देखिए ये है हमारा प्लूम्यूल, ये हमारा रेडिकल. जो हमारा रेडिकल है यही कि ये जो रेडिकल है हमारा वो रेडिकल क्या होगा नीचे जाके रूट बनेगा और ये जो प्लूम्यूल ऊपर जाके शूट बनेगा. पूरा बचा हुआ प्लांट शूट, वो जो सॉइल के ऊपर वाले लेयर को हम शूट बोलते हैं, नीचे वाले को रूट. तो रेडिकल आर से रेडिकल आर से रूट ऐसे याद रखिए, निमोनिक टाइप. ओके तो ये हुई कहानी रूट बनता कैसे, सीड से रूट आता कैसे. ओके नाउ लेट अस गो डीप इनटू व्हाट इज एग्जैक्टली रूट. सो इफ आई डिस्कस मोर इनटू रूट या प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं एक्चुअली, अगर हम डीप जाते हैं रूट्स के अंदर तो हम प्लांट फिजियोलॉजी जो कि एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो इंटरनल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के बारे में डील करते हैं प्लांट्स के. ओके और ये बेसिकली डील करेगा अबाउट सेल का जो फंक्शन है, टिश्यूज के फंक्शन, बेसिक फंक्शनिंग. हम दोनों चीज़ें करते हैं, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी भी. ठीक है, हम आउटर स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस भी पढ़ते हैं. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अदर मिनरल्स बाय रूट्स देखेंगे. तो मैं आप लोग को आउटर स्ट्रक्चर ऑफ रूट भी दिखाना चाहती हूँ कि कैसे दिखते हैं और कितने पार्ट्स में रूट डिवाइडेड है. ये सब एक्चुअली हमारा बेस है, हमें बेस से पता होना चाहिए रूट कैसे दिखता है, क्या दिखता है एंड ऑल दैट. ओके सो लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट. सो हियर यू कैन सी एक रूट. यहाँ पे रूट कैन बी डिवाइडेड इनटू मेन रूट, लेटरल रूट. ओके और उसी जो ये लेटरल रूट्स होते हैं, ये मेन रूट तो ये वाला बीच वाला पार्ट हुआ, उसके अगल अगल जो रूट दिख रहे हैं वो लेटरल हुए, उससे निकले हुए. उसके जो निकले हुए पार्ट से भी रूट्स निकलते हैं, देखो उसको हम कहेंगे रूट हेयर्स या टर्शियरी रूट्स. ओके ओके इसी को हम कहेंगे. तो ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है रूट्स का कि रूट्स मेन रूट, लेटरल रूट और सेकेंडरी रूट्स भी बोलते हैं और टर्शियरी रूट्स और रूट हेयर्स भी हम इसको बोलते हैं. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक, जो रूट हेयर्स पे अगर आप लोग फोकस करो तो रूट हेयर्स ही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है. किस वजह से? ये जो सेल्स, ये बेसिकली जो रूट हेयर्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो जो वाटर एंड मिनरल्स जितने रूट है या जितना फैला हुआ रूट होगा, जितने रूट हेयर्स होंगे उतने अच्छे से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. और बाकी देखो और भी पार्ट दिए हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग को. आप लोग को अभी यहाँ फोकस करना है रूट हेयर. हम रूट हेयर के अंदर भी अभी जाएंगे, उसके भी हम पार्ट्स दिखाएंगे अभी आपको. तो अगर हम फोकस करें एक ही जो है टर्शरी रूट पे और रूट हेयर्स पे फोकस करें तो व्हाट आर दे आर वेरी थिन, allowing the water molecules and mineral salt to diffuse through them easily. देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट अभी आगे डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर में. लेकिन अभी के लिए याद रखें ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं और मिनरल्स हैं इसके अंदर सॉइल से, जो सॉइल है सॉइल से रूट हेयर के अंदर डिफ्यूज होता है. ओके और बेसिकली अगर आप एक रूट हेयर को और डीपली देखो, ओके उसके अंदर रूट हेयर को और अगर आप कोई माइक्रोस्कोप से देख लो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या कोई भी माइक्रोस्कोप से देख लो, उसके अंदर सेल सेप होता है. ये देखिए ये सेल सेप है और ये सेल सेप, ये एक पूरा सेल है, देखो इस टाइप का सेल सेप है. ओके और ये जो है ये सॉइल है. अब ये सॉइल जो है, अब सेल सेप में बहुत सारे सॉल्ट्स वगैरह होते हैं तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन का होता है. सेल सेप हायर कॉन्सेंट्रेशन का होता है कंपेयर टू द सॉइल, कंपेयर टू द सराउंडिंग सॉइल एंड वाटर. तो ये आप लोग को टर्म याद रखना चाहिए कि जो यहाँ पे भी आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया गया है, अगर आप लोग को अच्छे से देखना है तो ये देखो रूट हेयर है आप लोग का, ये सॉइल है
इसके अंदर देखो जाइलम और फ्लोएम दोनों, दीज आर द मेन वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ द सॉइल, यू शुड नो अबाउट देम। जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड। तो ये बेसिक नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए। तो एक बार जब सेल सेप के अंदर देखो, अगर हम और इसके अंदर डीपली जाए, देखो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, रूट हेयर कैसे दिखता है, जर्मिनेटेड रूट का यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये हम लोग अभी सब डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जाते हैं ओके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ये है आपका डायग्राम, यहाँ पे रूट हेयर्स हैं जो वाटर और मिनरल लेते हैं, और इसके अंदर आप जब जाओगे, ये देखो ये कॉर्टेक्स है, ये जाइलम है हमारा, ओके और ये हमारा फ्लोएम है, मार्क्ड है। फ्लोएम का मैंने फंक्शन बताया है, ब्रिंग फूड फ्रॉम द लीव्स विच इज यूज्ड टू मेक न्यू सेल्स एट द रूट टिप। तो वो फूड लेके आता है, लीव किचन है ना, खाना कहाँ से लेके आओगे तुम लोग घर में, किचन ही से लाओगे, तो लीव किसका किचन होता है, प्लांट्स का, राइट। और जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल टूवर्ड्स द लीव, उल्टा ना, नीचे से जाता है, ओके और रूट कैप जो है वो प्रोटेक्ट करता है रूट टिप को, ओके और रूट टिप ग्रोज एज द सेल डिवाइड, और रूट टिप बढ़ता जाता है, जैसे जैसे सेल डिवाइड होगा यहीं से बढ़ते जाता है, ओके। तो ये है मेन इंटरनल स्ट्रक्चर। और मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉइल टू थ्रू अ फुल ग्रोन रूट हेयर, यहाँ पे ये एक फोटो दिया है, एक पिक्चर दिया है आपके चैप्टर में, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। और फंक्शंस अगर हम डिस्कस करें रूट्स का, तो दे आर इन्वॉल्व विद द फिक्सेशन ऑफ प्लांट टू द सॉइल, द मेन फंक्शन है फिक्सेशन, देन एब्जॉर्प्शन, फिक्सेशन एब्जॉर्प्शन, and also roots conduct absorb water and mineral nutrients to the upper parts of the plant through xylem। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, रोल ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो जैसे आपने यहाँ पे ये वाला पॉइंट रीड किया था कि रूट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू जाइलम, यहीं पे आप लोग को क्वेश्चन करना चाहिए क्यों कंडक्ट करते हैं, क्यों मिनरल एंड वाटर अपर पार्ट पे जा रहा है, तो उसका आंसर नेक्स्ट पार्ट पे, उसी का आंसर नेक्स्ट पार्ट पे, रोल ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। यानी कि ये जो वाटर एंड मिनरल जो रूट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो जरूरत है प्लांट्स को, तभी तो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और 75% ऑफ द मास ऑफ प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड 90% ऑफ द वाटर टेकन इन रूट्स पास राइट थ्रू द स्टेम, ओके एंड आउट थ्रू द लीव्स एज वाटर वेपर। तो ये जितना 90% वाटर या जो जा रहा है टोटल 100% में से, जो 90% ट्रांसपिरेशन के थ्रू, जैसे प्लांट्स के अंदर चला गया, जैसे उसके लीव्स के थ्रू वो ट्रांसपिरेशन, जैसे ये मैं एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बताती हूँ आप लोग को, जैसे ये रूट्स, ये एक ट्री है समझो, इसके रूट्स हैं, ठीक है, स्पेयर में डायग्राम इतने अच्छे नहीं, ऐसे ही एक समझने के लिए। तो यहाँ से वाटर मिनरल्स सब अंदर जाएंगे, किसमें, रूट के थ्रू प्लांट, तो ये स्टेम के थ्रू कहाँ जाएगा, लीव्स में जाएगा, ओके और लीव्स के थ्रू ये जो 90% वाटर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है, ओके ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है, यही वो लोग कह रहे थे, ओके ये तो बात हुई ट्रांसपिरेशन की। इसके अलावा द प्लांट यूजेस वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी, एंड टू मेंटेन अ हाई इनफ वाटर प्रेशर विद इन इटसेल्फ टू सपोर्ट इटसेल्फ। देखो सेल के अंदर पानी होना भी जरूरी है, क्योंकि सेल, एक बलून का एग्जांपल ले लो आप लोग, बलून के अंदर जब तक पानी ना हो, बलून को आप लोग ऐसे ऐसे, सो एज आई सेड कि जो पानी है, जो प्लांट यूजेस वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड टू मेंटेन हाई इनफ वाटर प्रेशर विद इन इटसेल्फ टू सपोर्ट इटसेल्फ। इसके अलावा पानी का और क्या पर्पस है, आप लोग को जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है, पानी का क्या पर्पस, बहुत पर्पस है। इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन, ये तो जो अभी मैंने डिस्कस किया कि वाटर इज अ सुटेबल ट्रांसपोर्ट मीडियम विच कॉजेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज इन सॉल्यूशन फ्रॉम रूट्स अपवर्ड टू द शूट। तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल सॉल्ट्स, और फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट, जैसे स्टार्च जो खाना बनता है वो स्टार्च फॉर्म में बनता है, वो लीव्स से दूसरे पार्ट, तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको, कि ट्रांसपोर्ट करना मिनरल खाना पूरे प्लांट में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेकंड वाला, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वाटर इज यूज एज अ रॉ मटेरियल इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज।
सो वाटर इज यूज एज अ रॉ मटेरियल इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। और इनफैक्ट घर के खाने में भी 90% चीज़ें हम पानी में पकाते हैं, तो जब हमारा रॉ मटेरियल खाने का पानी हो सकता है तो प्लांट्स का तो है ही है। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिकल फंक्शन, थर्ड पॉइंट, वाटर प्रोवाइड्स टर्जिडिटी विच इज नेसेसरी फॉर द स्टिफनेस ऑफ प्लांट टिश्यू। यही चीज मैं अभी बोलने वाली थी। एक बलून है, बलून जब तक पानी ना डालो एकदम ऐसे लुसपुसा होता है, जैसे हम उसमें पानी डालते हैं वो एकदम से मतलब इतना हार्ड नहीं होता है पत्थर जैसे, लेकिन एटलीस्ट स्टिफ तो हो जाता है। वही काम वो करता है प्लांट के सेल के अंदर। सेल में जब पानी भरता है सेल को स्टिफ बनाता है, मजबूत बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, इसी को टर्जिडिटी बोलते हैं, ठीक है, विच इज नेसेसरी फॉर द स्टिफनेस ऑफ प्लांट टिश्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बलून वाला एग्जांपल दिया उसको याद रखिए। ट्रांसपिरेशन, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पास्ड आउट एज वाटर वेपर, ये अभी हमने डिस्कस किया था। ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया था कि लार्ज पोर्शन ऑफ वाटर इज, और पानी जरूरी ट्रांसपिर। आप लोग तो मुझसे पूछ सकते हो कि पानी जा रहा है लीफ से, तो इससे क्या मैम? इससे ये कि जैसे गर्मियों में हमारे पसीना जाता है तो हम लोग और पानी पीते हैं, तो गर्मियों में जैसे हम लोगों को होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं पानी निकल के बदन से, तो हमारा टेम्परेचर में उसी तरह ये लीफ के में भी काम करते हैं। और भी बहुत सारे ट्रांसपिरेशन, देखिए एक पूरा चैप्टर है आप लोग को, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आज हमारा फोकस है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग प्लांट टेम्परेचर। जो बात मैं अभी होम्योस्टेसिस की कह रही थी वही बात इन्होंने अभी नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, जो आपका 5th पॉइंट है। प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन विदाउट एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट। ये आपको फिजिक्स में पता होगा, जिसका हाई स्पेसिफिक हीट होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन खुद का टेम्परेचर बढ़ाए बगैर। ओके, स्टोमेटल मूवमेंट, स्टोमेटल मूवमेंट क्या है? जो लीव्स के अंदर जो पोर्स होते हैं जिससे प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं उसको स्टोमेटा बोलते हैं। और वाटर इन गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग हमेशा पढ़े हो कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड होता है? पानी पे। ये हम लोग क्यों कैसे ये भी पढ़ेंगे। मिनरल एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मेनी कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट, और मिनरल्स तो होते ही हैं पानी में। ओके, नेक्स्ट, सम मिनरल एलिमेंट्स इन प्लांट्स आर रिक्वायर्ड। देखो पानी, मैंने कहा वाटर और मिनरल्स दोनों जरूरी है, तो मिनरल्स भी एक जरूरी कंपोनेंट है प्लांट्स का। ओके, और कुछ मिनरल एलिमेंट्स इन प्लांट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल। सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट भी होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स के भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ओके, एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ वेराइटी, और दूसरे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज या ब्रेक डाउन करने में या बनाने में भी दिस मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स। ओके, ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। एक रूट का यहाँ पे जर्मिनेटेड सीड जो रूट हेयर दिखा रहा है, यहाँ पे फोटो है, तो आप लोग देख सकते हैं रूट हेयर्स आर थिन, डेलिकेट, यूनिसेल्युलर, प्रोलॉन्गेशंस ऑफ द एपिब्लेमा। ओके, द सेल वॉल ऑफ रूट हेयर इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, आउटर लेयर ऑफ पेक्टिन एंड द इनर लेयर ऑफ सेल्यूलो। तो आउटर लेयर क्या है? सेल्यूलो। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, the cell wall acts as a permeable membrane. What do you mean by permeable membrane? जो हर पार्टिकल को अंदर ले लें। और 2 टाइप के मेम्ब्रेन होते हैं, एक परमिएबल, एक सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हर जैसे एक मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल, एक मेम्ब्रेन है परमिएबल। जो परमिएबल होगा उसके साथ बड़े मॉलिक्यूल्स भी अंदर आ सकते हैं, लेकिन जो सेमी परमिएबल होगा उसके अंदर कुछ सिलेक्टेड चीजें ही अंदर जाती हैं। ये याद रखना है आप लोग को, जो हमें ऑस्मोसिस में काम आएगी। Osmosis is the movement of water for higher concentration to lower only through a semi-permeable membrane. Okay, but diffusion is not that. I will write down now the points of it. Okay, अभी हम लोग लिख के अभी वो डिस्कस करेंगे what is diffusion and osmosis. Next, it is followed by cell membrane or plasma membrane which is semi-permeable. जो अभी मैं डिस्कस कर रही थी कि पहले लेयर है सेल वॉल। सेल वॉल का जो लेयर है वो परमिएबल है, सब चीज अंदर जा सकती है, लेकिन जो उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है सेल का वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो सेमी परमिएबल है। दिस मेम्ब्रेन एनक्लोजेस साइटोप्लाज्म, यानी कि उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स है। बस अगर हम एक टिपिकल सेल का डिस्कशन करें, सो एज यू कैन सी अ स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट सेल, ये एक सिंगल यूनिसेल्युलर है। यहाँ पे देखिए ये सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर सेल के ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, तो जो सेल वॉल है वो परमिएबल है, जो सेल मेम्ब्रेन जो अंदर वाले मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। ये याद रखना है आप लोगों को। ओके,
फिर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द प्रोसेसेस रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट। एग्जैक्टली एब्जॉर्प्शन होता कैसे, या फिर एब्जॉर्प्शन में कितने प्रोसेसेस आते हैं। तो पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ, ये डायग्रामेटिक फॉर्म आप लोग देख लीजिए, ठीक है, आपके फ्लैश पड़ रहा होगा, ये देखिए, या यू कैन सी अ पर्टिकुलर रूट। ओके, जैसे ही रूट ऊपर चला गया, वाटर और मिनरल ऊपर चले गए, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जाइलम सेल, कोइजन, एडिशन, वाटर अपटेक फ्रॉम सॉइल। ओके, इट पासिस थ्रू द रूट टिश्यूज टू द जाइलम इन द रूट विच कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज स्टेम एंड द लीफ। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है रूट हेयर से, तो एक तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है, यानी कि जो रूट हेयर्स के अंदर सेल सेप होता है विच हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन देन सराउंडिंग वाटर। इस वजह से वाटर ऑस्मोसिस होने लगता है, यानी कि रिजल्ट फ्रॉम विच वाटर इज डाउन इनसाइड द रूट, यानी कि उस वजह से पानी अंदर आने लगता है। लेकिन वैसे बेसिकली हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वाटर डिफ्यूजेज इनटू डीपर पार्ट्स ऑफ द रूट बाय सेल टू सेल ऑस्मोसिस। तो उसके बाद सेल टू सेल, एक सेल में तो चला गया पानी, फिर सेल टू सेल ऑस्मोसिस करके ऊपर जाएगा। एक सेल के बाद एंट्री होने के बाद सेल टू सेल ऑस्मोसिस होके पानी ऊपर जाएगा। तो बेसिकली रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस। दिस इज द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, these are another thing you should note is एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? देखो, सब्सटेंसेस कुछ मूव होते हैं फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, लो टू हाई। देखो, हाई टू लो, जैसे ये पेंसिल है, हाई टू लो मुझे गिराने में आसानी लगेगी, लो टू हाई मुझे थोड़ा सा प्रेशर देना या थोड़ा सा ताकत देनी पड़ेगी। उसी तरह अगर हमें कोई सब्सटेंस रीजन फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो एनर्जी लगेगी। उस एनर्जी को हम कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग को पता होना चाहिए। अभी तक मैंने क्या आप लोग को पढ़ाया है कि मॉर्फोलॉजिकल रूट सिस्टम में मेन रूट होता है, लेटरल रूट होता है, सेकेंडरी रूट होता है, रूट हेयर होता है, ये मैंने पढ़ाया है। फिर मैंने एनाटॉमिकली भी रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, एलेंगुएशन जोन, मैच्योरेशन जोन, ये भी बात आप लोग को पता की डायग्रामेटिक फॉर्म में। रूट कैप के बारे में भी हम लोग ने पता किया कि वो डेलिकेट यंग और सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। मेरिस्टेमेटिक जोन को इतना आप लोग को डीपली नहीं है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट, ऑस्मोसिस वाला कॉन्सेप्ट, ये आप लोग को पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर, ओके, इज इम्बाइबिशन। ऐसे तो बहुत सारे प्रोसेसेस है, इम्बाइबिशन है, ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। कुछ चीजें मैं डिस्कस थोड़ा बहुत कर ही चुकी हूँ, इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इम्बाइबिशन, देखिए, इम्बाइबिशन वो फिनोमिनन है जिसमें लिविंग और डेड सेल्स ऑफ अ प्लांट्स इन देयर ड्राई और सेमी ड्राई स्टेट एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस टेंशन इज नोन एज इम्बाइबिशन। देखिए, एक प्लेन सीड ले लीजिए आप लोग, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये एक्सपेरिमेंट इम्बाइबिशन प्रेशर का एक्सपेरिमेंट दिया है। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, प्लास्टिक जार ले लीजिए, उसके अंदर ड्राई किडनी बीन्स डालिए और पानी डालिए और उसका ढक्कन जरूर बंद कर देना। इसको ओवरनाइट सोक करिए या फ्यू आवर्स के लिए सोक करिए। ओके, जब सुबह आप लोग देखेंगे एक तो सीड खुल जाएगी और वो जो बस्ट ओपन हो जाएगा जो ढक्कन लगाया हुआ है आप लोगों ने। ओके, तो ये है इम्बाइबिशन, जिसमें डायरेक्टली पानी सोक कर लेता है। ओके, ड्यू टू व्हाट? सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन, सरफेस में डायरेक्टली पानी एब्जॉर्ब करता है। इन एन इम्बाइबिंग सिस्टम वाटर ऑलवेज मूव्स विथ सम फोर्स है, तभी तो फोर्स से ये ढक्कन ओपन हुआ। ओके, फ्रॉम अ मोर सैचुरेटेड रीजन टू अ रिलेटिवली लेस सैचुरेटेड रीजन, क्योंकि सीड पहले पचके हुए थे, लेस सैचुरेटेड थे, लेकिन मोर सैचुरेटेड, जैसे पानी बहुत सैचुरेटेड तो वो उसमें अंदर चला गया। ठीक है, इम्बाइबिशन हेल्प्स इन द अपटेक ऑफ सॉइल वाटर बाय द रूट हेयर। तो इम्बाइबिशन प्रोसेस से तो ये पानी अंदर जा सकता है रूट हेयर के। इम्बाइबिशन प्रोसेस तो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे बताया गया है, कहाँ हेल्प होता है इम्बाइबिशन। फर्स्ट, टू अपटेक ऑफ सॉइल वाटर बाय द रूट हेयर। नेक्स्ट, इम्बाइबिशन प्रेशर हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सेप बाय द रूट हेयर। व्हाट इज एसेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैं तो इसको रेड से भी करना चाहूंगी कि एसेंट ऑफ सेप, जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, इसको हम एसेंट ऑफ सेप बोलते हैं। ओके, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सेप। तो जैसे ही रूट हेयर के अंदर पानी आ गया, इम्बाइबिशन प्रेशर हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सेप by the root hair, so it helps in the upward movement of water and dissolves salt. Very important.
इम्बाइबिशन इज द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखो एक्टिव एब्जॉर्प्शन अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि एनर्जी लगती है ना, लोअर टू हाई, इसमें एनर्जी नहीं लगती, ये अपने आप हो जाता है। इट इज अ पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सब्सटेंस सच एज सेल्यूलोज इन सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज होता है और स्टार्च होता है, उसके अंदर ये पैसिवली अपने आप चले जाता है। सीड्स एंड ग्रेन धीरे धीरे स्वेल होने लगते हैं ड्यू टू इम्बाइबिशन एंड एंडोऑस्मोसिस व्हेन सोक्ड इन वाटर। व्हाट इज एंडोऑस्मोसिस? जब जो चीज अगर रखी है पानी में, जब उसका पानी अंदर आ जाता है तो एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। बाहर अगर उस सीड से पानी चला जाता है तो वो एक्सोऑस्मोसिस होते हैं। ठीक है, जब अंदर आने पानी जब अंदर आ जाएगा सेल के तो हम उसको एंडोऑस्मोसिस, जो सराउंडिंग वाटर है जब अंदर की तरफ आता है उसको एंडोऑस्मोसिस। तो बाहर, एंडो मतलब अंदर ना, एक्सो मतलब बाहर की तरफ जाना। द फोर्स दस जनरेटेड बाय द एब्जॉर्ब वाटर इज स्ट्रॉन्ग इनफ, दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्रैक द सीड कोट। कभी कभी सीड कोट को भी क्रैक कर सकता है। ओके, सोक सीड बर्स्ट ओपन अ क्लोज कंटेनर व्हेन फुल्ली फिल्ड विथ ग्रेट प्रेशर। दिस इज योर surface tension. This seeds coats of fruit grain crack when rain water flood go down. इसीलिए सीड्स वगैरह खराब हो जाते हैं ना जब ज्यादा पानी हो जाता है खेतों में। ठीक है, नेक्स्ट इज योर डिफ्यूजन। देखिए जब मैं डिफ्यूजन एक्सप्लेन करूंगी मैं ऑस्मोसिस को भी साथ में ही एक्सप्लेन करूंगी। तो ये आप लोग देख सकते हो व्हाट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस इन वन पेज इटसेल्फ। सी व्हाट इज डिफ्यूजन, इट टेक्स, पहले तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दोनों की वजह से पानी अंदर जाता है, ठीक है, या बाहर, इन एंड आउट ऑफ वाटर जाता है। लेकिन डिफ्यूजन में सिर्फ पानी नहीं, पहले तो ये हर मीडियम में होता है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड दिस टेक्स प्लेस इन एनी मीडियम। सो व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन इट? डिफ्यूजन, इट इज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस from the area of its higher concentration to the area of lower concentration, high to low। जैसे कि आप लोग एक प्याले में इंक ले लो, ओके, इंक ड्रॉप डाल दो, तो धीरे धीरे आप लोग नोटिस करोगे क्योंकि इंक ड्रॉप का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो पूरे पानी थोड़ी देर में ब्लू हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफ्यूजन। इन्होंने एक बीकर लिया है, उसमें एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट डाला है, वो पर्पल कलर का होता है। तो धीरे धीरे ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से ही पूरा, मतलब धीरे धीरे ये, क्योंकि ये डेंसिटी इसकी हाई थी इस ड्रॉप, इस पोटेशियम परमैग्नेट की, और हायर कॉन्सेंट्रेशन से ये पानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन का, तो धीरे धीरे फैलने लगता है। देखो ये फैलने लगता है और धीरे धीरे देखो वो जो पानी जो है, जो स्टील वाटर है, धीरे धीरे पर्पल कलर का होने लगता है। ओके, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। इंक ड्रॉप का ही ले लो आप लोग, सिंपल लैंग्वेज में इंक ड्रॉप के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर लो। अगर लैब में करना है तो पोटेशियम परमैग्नेट के साथ कर लो, बात तो वही हुई। तो डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगी, ठीक है, ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड हुई। धीरे धीरे पार्टिकल्स मूव करने लगे, ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस और लिक्विड जस्ट फैलने लगते हैं, उस इसलिए इसको काइनेटिक एनर्जी वाला, इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी या कोई एक्टिव एनर्जी या कुछ लगा नहीं, एनर्जी नहीं लगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मैंने कहा डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन सॉलिड लिक्विड गैस, तो गैस का एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ अगरबत्ती। अगरबत्ती अगर आप लोग जलाते हो, इंसेंस स्टिक, तो धीरे धीरे वो उसी कमरे में महक नहीं रहती, पूरे रूम में, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं पूरे रूम में फैलते हैं, इसलिए फ्रेग्रेंस भी पूरे रूम में फैलती है। तो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट, हाउ इट अकर्स इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेज ऑल्सो। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑस्मोसिस, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, ये सिर्फ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ लिक्विड्स में या कोई लिक्विड वाला पार्ट में ही होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप लोग नोटिस करोगे डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। ओके, परमिएबल हो या सेमी परमिएबल, लेकिन मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस between osmosis and diffusion. You can take a screenshot of it, very very important, all the 4 points इसमें आएगा। ठीक है, I hope you have understood this part. Let us go more deeply into it. The significance of diffusion, कि ये diffusion कैसे काम आता है प्लांट्स में। पहली बात तो ट्रांसपिरेशन में काम आता है, वाटर वेपर जो है स्टोमेटा के थ्रू, डिफ्यूजन से स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है। फिर डिफ्यूजन कीप द वॉल्स ऑफ द इंटरनल टिश्यू मॉइस्ट, ओके, आयन्स एंड अदर मॉलिक्यूल स्प्रेड इनटू प्रोटोप्लास्ट थ्रू डिफ्यूजन। जो आयन्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर, वो प्रोटोप्लास्ट में फैलते हैं। पॉलिनेटर्स आर अट्रैक्टेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं प्लांट्स में, तो कोई भी जो पॉलिनेटर्स होते हैं जैसे हनी बी वगैरह, इन लोग
जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट ऑस्मोसिस, यहाँ पे ऑस्मोसिस तो मैंने डिस्कस किया ही है, उसका यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे देखो मेम्ब्रेन का, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन वाली बात नहीं निकली थी, यहाँ पे मेम्ब्रेन का एंट्री हो गई। मेम्ब्रेन होना जरूरी है, चाहे सेमी परमिएबल है, परमिएबल मेम्ब्रेन है, लेकिन मेम्ब्रेन होना जरूरी है ऑस्मोसिस के लिए, ये क्राइटेरिया है। एक तो लिक्विड होना जरूरी है, एक तो मेम्ब्रेन होना जरूरी है। ओके, इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑस्मोसिस, जैसे मैंने कहा था एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, इसी को हम इनवर्ड और आउटवर्ड सिंपल लैंग्वेज में भी बोलते हैं। तो यही है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनवर्ड्स और आउटवर्ड विथ रेफरेंस टू अ सेल डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सराउंडिंग इट। यानी कि आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैम कब अंदर की तरफ पानी जाता है, कब बाहर की तरफ जाता है, तो वो डिपेंड करता है सेल के अंदर कितना सोल्यूट है या कितना कॉन्सेंट्रेशन है। अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो लो जाएगा पानी, और लो कॉन्सेंट्रेशन है तो हाई पानी जाएगा। तो ये आप लोग को दिमाग में रखना है, इट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि आपके डेफिनेशन में भी आपको ये मेंशन करना भी जरूरी है कि मूवमेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन जो होगा उसमें सोल्यूट कम होगा, और जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा उसमें सोल्यूट ज्यादा होगा। इसको आप डीपली समझोगे अभी। ये देखिए यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देखो शुगर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स, ये याद रखना, क्योंकि वो थोड़ा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, तो शुगर के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं पास होंगे, छोटे मोटे हो जाएंगे, वाटर पास हो सकता है। तो वाटर कैन पास थ्रू, यहाँ पे एंडो इनवर्स वाला मैं पहले बताती हूँ। तो कि एंडो ऑस्मोसिस तो इज द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, अंदर जा रहा है, ओके, कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है सेल के, ओके, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हेन द सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल इज ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखो हायर कॉन्सेंट्रेशन पानी का होना चाहिए, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का होना चाहिए, ये वैसा वर्सा चलता है, और अंदर लोअर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का होना चाहिए, ठीक है। दिस टेंड्स टू, अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का है तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का होगा। कॉन्सेप्ट समझो, इसको दिमाग में रखो यार। एक पानी में नमक डालो, तो जब नमक का क्वांटिटी ज्यादा होगा तो पानी उसमें कम होगा, पानी का क्वांटिटी ज्यादा है तो नमक का क्वांटिटी कम, सॉलिड का क्वांटिटी कम होगा। तो जब एंडो ऑस्मोसिस होता है तो जब पानी अंदर को आता है सेल्स स्वेल अप होते हैं, और एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होगा, उल्टा होगा। इट इज द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हेन द वाटर, तो उस टाइम पे क्या होगा, सेल स्वेल नहीं होगा, श्रिंक होगा, ऑपोजिट पार्ट होगा, श्रिंक होगा। Okay, the process of getting pure water from a concentrated solution through a semi-permeable is called reverse osmosis. इसको हम आउटवर्ड ऑस्मोसिस को रिवर्स ऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं। और एक ऑस्मोमीटर इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस एंड टू एस्टिमेट द सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन। कितना सोल्यूट है उसी से तो हमें पता चलेगा कि एंडो होने वाला है कि एक्सो होने वाला है। तो द ग्रेटर द सोल्यूट पोटेंशियल द हायर द लिक्विड राइजेस अप द ट्यूब। अगर हम ओस्मोमीटर की बात करें, इतना डीपली आप लोग को आएगा नहीं। तो लेट अस गो टू ऑस्मोटिक प्रेशर। सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? देखो अभी हमने एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस ये सब डिस्कस किया था। उसी में ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर टू रिक्वायर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ प्योर वाटर इनटू अ सॉल्यूशन। कि एक टाइम आएगा, सिर्फ अंदर पानी जाते ही थोड़ी ना रहेगा, एक टाइम आएगा कि बंद भी हो जाएगा। ओके, across a partially permeable membrane is called the osmotic pressure. Okay, so what is, तो एक जनरल तरीके से आप कह सकते हो कि osmotic pressure is a pressure equal to the pressure required to neutralize osmosis. osmosis को रोकने के लिए एक तरीके से। Okay, how long can osmosis continue? देखो theoretically osmosis should continue until the concentration of water becomes equal to both the side. तब तक होता है जब दोनों साइड concentration equal हो, ये याद रखना है आप लोग को। तो ओके, इन एक्सपेरिमेंट्स भी अभी हम कुछ डिस्कस करेंगे। मैं शायद एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये सब कैसे होता है। नाउ लेट अस गो टू द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट डेवलप्स टर्जिडिटी एंड सो मेंटेन्स टर्जर प्रेशर इन प्लांट। जैसे मैंने बलून वाला एग्जांपल दिया, तब पानी अंदर डालोगे तो वो फूल जाएगा, इसी को हम टर्जर प्रेशर कहते हैं। ओके, और सेल्स फूलने को। तो जब टर्जर प्रेशर, मतलब प्रेशर इसलिए क्योंकि जब वो फूल जाएगा वो वॉल्स ऑफ द सेल पे प्रेशर देगा,
तो इसी को हम टर्जर प्रेशर कहते हैं। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल में भी मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, thereby ensuring flow of minerals to all over the plants. Okay, it regulates the opening and closing of stomata, very very important. ये है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टोमेटा। इसको अगर हम डीपली डिस्कस करें, ये एक ओपन स्टोमेटा है, ये एक क्लोज टोमेटा है। ओपन क्यों हुआ? जैसे ही इसमें देखो ये एपिडर्मल सेल्स है और ये गार्ड सेल है जिसमें पानी है। ओके, पानी भरा है और इस वजह से ये टर्जिड हो गया। और यहाँ पे देखो इसमें पानी नहीं है, इस वजह से फ्लैसिड हो गया और स्टोमा बंद हो गया। जब फ्लैसिड हो जाता है स्टोमा बंद हो जाता है। ओके, क्योंकि इसमें पानी नहीं है। ओके, तो वो बंद हो जाता है, सब पचक जाता है। नेक्स्ट, टोनोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोनोसिटी। इट इज द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन दैट डिटरमाइंस द इनवर्ड और आउटवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड टोनोसिटी। तो वही अंदर और बाहर कितना जा रहा है, क्या हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है कि इनवर्ड की तरफ जा रहा है, आउटवर्ड की तरफ से किस तरफ डायरेक्शन है, उसको हम टोनोसिटी कहते हैं। और टोनोसिटी 3 में डिवाइडेड है। पहला है हाइपोटोनिक, देखो हाइपोटोनिक इस तरह होता है, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, तो 1 by 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एक एनिमल सेल डाला गया है एक सोल्यूशन में। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन अगर होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होगा? देखो फर्स्ट एग्जांपल, आइसोटोनिक सोल्यूशन में रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पानी का और वाटर मॉलिक्यूल एंड द सोल्यूट ऑन बोथ द साइड्स क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों तरफ सोल्यूशन में भी और अंदर सेल के भी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो मूवमेंट ही नहीं होगा, स्टिल रहेगा। ये सुनो, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी वाटर इज आइसोटोनिक टू ह्यूमन टीयर्स। अगर हमारे आंसू चले जाए सी वाटर में, एक ले लो प्याले में, तो कुछ मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों में नमक है ना। द सेल शेप एंड साइज रिमेन्स अनचेंज। सेल का शेप नहीं चेंज होगा, यहाँ पे सेल का शेप नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन में थोड़ा सा सेल में चेंज आता है। ये डायग्राम आप अपने टेक्स्ट बुक में ढूंढिए क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है। ओके, हाइपरटोनिक कंडीशन में द सोल्यूशन जो आउटसाइड द सेल है, ओके, बेसिकली हायर सोल्यूट है। जो आउटसाइड द सेल जो है वो हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है कंपेयर टू द फ्लूइड्स इनसाइड द सेल। इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन है, समझो सोल्यूट में। यहाँ पे कम, सेल के अंदर कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ होगा? अंदर से बाहर होगा, क्योंकि बाहर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन पानी का कॉन्सेंट्रेशन, ये तुम लोग को याद है। सो द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सेल कम आउटसाइड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? नहीं, ये तो हाइपो है ना, तो हाइपर में एंडो होगा और उसका उल्टा, और इसमें होगा एक्सो। ये हम इसकी बात कर रहे थे। हाइपरटोनिक में यहाँ आप लोग देखिए सेल का शेप भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल है सी वाटर, भी एक एग्जांपल है। हाइपरटोनिक है टू ह्यूमन ब्लड, सेल जो है श्रिंक्स होता है, साइज उसका चेंज हो जाता है अगर आप लोग सेल रख दो, रेड ब्लड सेल्स वगैरह सी वाटर में। तो और नेक्स्ट है एक और मैं बताना चाहती हूँ, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ऑब्वियसली इस कंडीशन में सोल्यूशन आउटसाइड द सेल, जो आउटसाइड द सेल है उसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन है कंपेयर टू इनसाइड द सेल। ओके, तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा? मूव फ्रॉम अंदर की तरफ आएंगे ना, अंदर की तरफ आएंगे। और डिस्टिल्ड वाटर इज हाइपोटोनिक। एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर, पानी, उसके अंदर अगर हम उसको ब्लड प्लाज्मा में रखेंगे तो उसके जो चीजें अंदर आएंगे ब्लड प्लाज्मा में। तो एग्जांपल आप लोगों को, आई होप आइसोटोनिक दोनों शेप चेंज नहीं होगा। हाइपोटोनिक में अंदर की तरफ जाएगा पानी, यानी कि एंडोऑस्मोसिस होगा, इसमें एक्सोऑस्मोसिस होगा, बाहर की तरफ। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। इसमें आपको एक यहाँ पे तीनों चीजों का जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इवेक्टिव ट्रांसफर, तीनों का यहाँ पे डिफरेंस दिया है। यू ऑल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस ऑलरेडी। ओके, हियर आल्सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स। नेक्स्ट इज turgidity, plasmolysis and flaccidity. Okay, turgidity, plasmolysis and flaccidity. What is turgidity? जैसे अभी मैंने कहा, देखो ये बहुत ही
इजी टॉपिक है. व्हाट इज टर्जिडिटी? टर्जिडिटी इज नथिंग बट व्हेन अ सेल इज केप्ट इन वाटर इट एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू एंडोऑस्मोसिस and finally reaches a state that it cannot accommodate more water in such a state. The cell is fully stretched and एक बलूनी एग्जाम्पल है जो फुल्ली भरा हुआ पानी से, जो होली में आप लोग वो बलून वाला फेंकते हो, तो वो उसी कंडीशन में आ जाता है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज टर्जिडिटी. Okay, and the hydrostatic pressure of the cell sap on the cell wall is called turgor pressure. तो जब यही चीज टर्जिडिटी की वजह से प्रेशर पड़ जाता है किस पे? सेल सेप का प्रेशर सेल वॉल पे पड़ता है. सेल सेप के अंदर पानी भरा है ना, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्जर प्रेशर. उस प्रेशर को हम टर्जर प्रेशर. देखो सेल कंटेंट्स प्रेस ऑन द वॉल क्योंकि भर गया है ना. ओके, तो टर्जर मूवमेंट्स आर सीन इन मेनी लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जिससे किल्ले निकलते हैं, जैसे मूंग वगैरह भिगो दो रात भर ऐसे बांध दो उससे ऐसे वाइट वाइट किल्ले, सो उसको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं. दिस मूवमेंट्स आर कॉल्ड स्लीपिंग मूवमेंट्स. फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ लिफलेट इन ऑक्सैलिस, ये सब एग्जाम्पल्स आप लोग को दिए हैं. ड्रूपिंग लिफलेट्स ये आप लोग को डीपली सर्व करके नेट पे आप लोग देख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग लीव्स इन इंसेक्टिवरस प्लांट्स. बंद होना खोलना ये सब टर्जर मूवमेंट्स की वजह से ही होता है. जर्की अप एंड डाउन मूवमेंट्स ऑफ लेटरल लीफलेट्स. ओके, ये सब किसकी वजह से होता है? ऑफ टर्जर प्रेशर. नेक्स्ट इज प्लाज्मोलिसिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? Plasmolysis is nothing but it is the process in which cells lose water in a hypotonic solution. है ना, पानी चला जाता है. ये तो पानी टर्जर प्रेशर एक तरीके से पानी टर्जिडिटी पानी अंदर भरना हुआ. प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म फिर श्रिंक हो जाता है जब उससे पानी निकल जाता है. ये सुनो, तो ये बेसिकली हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होगा जब पानी निकल जाएगा. ओके, व्हेन द प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज केप्ट इन नॉर्मल वाटर प्रोटोप्लाज्म रिटर्न. हाँ, और वही चीज को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से निकाल के नॉर्मल वाटर में डाल दिया तो वो डीप्लाज्मोलाइज होता है, वापस से अपना शेप रिटेन करता है. जैसे यहाँ पे देखो प्लाज्मोलिसिस की वजह से देखो कुछ प्लांट्स इस तरीके से हो जाते हैं, लेकिन फिर से अगर उसको पानी दे दे तो वापस से वो फ्रेश हो जाते हैं. तो इंपॉर्टेंस क्या है प्लाज्मोलिसिस एंड टर्जिडिटी का? प्लाज्मोलिसिस इज यूज्ड टू किल वीड्स. अगर कोई वीड्स वगैरह है तो वो मर जाते हैं. बाय इन प्रिजर्विंग फूड आइटम बाय किलिंग ऑफ बैक्टीरिया. टर्जिडिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन रिजिडिटी इन लीव्स. जैसे जो कुछ पत्ते मैंने कहा, अगर उसमें टर्जिडिटी नहीं है तो पत्ते मुरझा जाते हैं. टर्जिड सेल्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इन नॉन. और वो देखो कोई चीज स्टिफ होगी तो मैकेनिकल सपोर्ट भी दे सकती है ना. कोई चीज खुद ही ऐसे है तो टर्जिडिटी मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है. सेल्स अगर भरे हुए तो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं नॉन वुडी टिश्यूज के लिए स्पेशली. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये तो बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है. एंड टर्जर प्रेशर हेल्प्स इन रूट्स टू क्रैक द हार्ड ग्राउंड. जो हार्ड ग्राउंड होता है टर्जर प्रेशर से क्रैक होना भी बहुत जरूरी है. अगर पानी उसके अंदर जाना है प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ देने के लिए तो टर्जर प्रेशर भी जरूरी है क्योंकि वो खुद क्रैक करता है सॉइल को. ओके, ईच व्हाट इज फ्लेसिडिटी देन? फ्लेसिडिटी इज द ऑपोजिट ऑफ टर्जिडिटी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल श्रिंक हो जाते हैं, पानी निकल जाता है, बस इतना ही एग्जाम्पल है. तो श्रिंकेज इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस, और श्रिंकेज को हम प्लाज्मोलिसिस भी बोलते हैं और अच्छे टर्म्स में. और इस स्टेज में जो सेल होते हैं वो लिम्प और फ्लैसिड होते हैं और इसी कंडीशन को हम कहते हैं फ्लैसिडिटी. क्या कहते हैं? फ्लैसिडिटी. ओके, नेक्स्ट इज फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेल. अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोग को. एसेंट ऑफ सेल इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द शूट ऑफ द प्लांट. ओके, तो जाइलम यहाँ पे बेसिकली देखो यहाँ पे 3 चीजें दी है फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल. कैपिलैरिटी, रूट प्रेशर, देखो और भी फोर्सेस दिए हैं, कोएसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, ट्रांसपिरेशनल पुल. तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से एसेंट ऑफ सेप हो रहा है. ओके, सबसे पहले मैं ट्रांसपिरेशनल पुल डिस्कस करूंगी क्योंकि ये इजी है. देखिए एक बार स्टूडेंट्स याद रखिए, जब लीफ से पानी चला जाएगा तो यहाँ से खींच के तो पानी चला गया. अब यहाँ पे रूट्स है, राइट. अब यहाँ पे रूट्स है, यहीं से तो पानी पूरा खींच के लीफ से ट्रांसपिरेशन हो गया. तो यहाँ पे एक पानी का डेफिसिट हो गया. डेफिसिट हुआ कि नहीं? कमी हुई. तो ये जो पूरा कॉलम डेफिसिट हुआ, ये सुनो, तो ड्यू टू ट्रांसपिरेशन फ्रॉम अ ग्रेट वाटर डेफिसिट टेक्स प्लेस इन इटसेल्फ. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डेफिसिट वाटर इज ड्रॉन बाय द सेल्स, ऊपर की तरफ खींचा जाता है फ्रॉम द जाइलम सेल्स इन लीफ वेन्स एंड बाय द सेल्स सराउंडिंग द वेन. क्योंकि अब उसको पानी चाहिए, पानी खत्म हो तो खींचेगा, एक प्रेशर से खींचेगा. और इस वजह से ये जो पुल बन रहा है, किस वजह से बन रहा है?
इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द अपरमोस्ट जाइलम सेल्स इन द लीव्स. जो अपरमोस्ट जाइलम सेल्स इन द लीव्स, क्योंकि उनके पास पानी खत्म है, उसके वेन, जाइलम के वेन खींचेंगे पानी. अपरमोस्ट जो जाइलम सेल्स हैं लीव्स में, वो क्या करेंगे, खींचेंगे. इस वजह से इसको हम ट्रांसपिरेशनल पूल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशनल पूल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट इज एडहेसिव फोर्स. नाउ लेट मी डिस्कस दिस. मैं उल्टा इसलिए जा रही हूँ क्योंकि जो इजी है मुझे, मैं वो वैसे जा रही हूँ. ओके. एडहेसिव फोर्स इज एन एडहेसिव मतलब क्या, हम वो जो ग्लू वगैरह एडहेसिव्स भी बोलते हैं ना, ग्लू वगैरह, क्योंकि वो अट्रैक्टिव चीज है या मतलब चिपकाती है कोई चीज को. इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सब्सटेंसेस सच एज वाटर एंड द वॉल ऑफ जाइलम वेसल. हर बार जाइलम का ही नाम आएगा. इट कॉजेज द वाटर टू क्लिंग यानी कि चिपकना टू द सर्फेस ऑन विच इट रेस्ट. If the adhesive force between water and the cell wall is stronger, it will pull the water up to the top of the tree. ठीक है, सोचो इसके बारे में. तो एसेंट ऑफ सेप हम कर रहे हैं ना. एसेंट ऑफ सेप मतलब कितनी बड़ी बात है, रूट से पानी ऊपर को, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल के ऑपोजिट जाना. सोचा कभी आप लोगों ने? पानी देखो उल्टा जा रहा है ना. कोई चीज नीचे को आती है ऊपर को जाती नहीं, तो उसके लिए कोई तो पुल होना चाहिए, कोई तो फैक्टर्स होना चाहिए जो उसको पुल करे. पहला तो है ट्रांसपिरेशनल पुल, दूसरा ये एडेसिव वाली पार्ट, नेक्स्ट है कोहेसिव. द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव अ ग्रेट म्यूचुअल अट्रैक्शन विद ईच अदर, और इन अदर वर्ड वी कैन से दे हैव अ ट्रेमेंडस कोहेसिव फोर्स. ये अट्रैक्शन को हम कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं. एक दूसरे से बहुत अट्रैक्शन है, तो ऊपर वाला वाटर नीचे वाले को खींच लेगा. आजा भाई आजा, मैं बहुत प्यार करता हूं आपसे. तो रूट प्रेशर इज व्हाट? The pressure developed in the roots due to inflow of water which helps in pushing the plant sap upwards is called root pressure. तो root pressure क्या होगा? जो roots जो pressure develop करती है, ओके, जो help करता है plants को push करने में, उसके अंदर जो पानी, उसको plants pushing the plant sap upward is called root pressure. और finally capillarity. Xylem vessels are very thin around, okay. When a cut stem is placed in water, fluid is dropped up to 1 meter, okay, and a significant help in smaller plant, but it is not enough to get water to the top of them. मतलब छोटे मोटे कैपिलैरिटी छोटे प्लांट्स में होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स में वो खींचने में हेल्प नहीं करता है. So transpiration from the leaves exerts a full force or a pull called capillary force or capillary. तो ये चीज ट्रांसपिरेशन के साथ मिलके एक फोर्स बनाता है या कैपिलरी फोर्स बनाता है. ओके. और इसके अलावा एक पार्ट, लास्ट पार्ट आप लोग का रह गया है, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ये पार्ट मैंने इनिशियली भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से वाटर का जो है, एक तो ट्रांसपिरेशन होता है, तो ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू पानी ऊपर जाता है या मिनरल्स ऊपर जाते हैं, और भी डिफरेंट पाथवेज हैं जिससे पानी जो है ऊपर को जा सकता है थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. देखो पाथवेज हैं, जैसे रास्ते हैं, मेरे ट्यूशन को आने के लिए रास्ते हैं, उसी तरह रास्ते हैं जिससे सेल पानी ऊपर को ले जाते हैं या मिनरल्स लेके जाते हैं थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, द सिंपलास्ट पाथवे. इसको हम सिंपलास्ट पाथवे बोलते हैं. और बिटवीन द सेल्स अगर जाएगा, सेल वॉल्स के बीच बीच में से जाएगा, तो उसको एपोप्लास्ट पाथवे. साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स के थ्रू जाएंगे तो सिंपलास्ट. सो रूट हेयर सेल्स आर फॉलोड बाय कॉर्टेक्स. आप लोगों को तो पता है रूट हेयर के बाद कॉर्टेक्स होता है ना. एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल ये भी होते हैं. प्रोटोजाइलम लाइज ऑपोजिट टू द एंड डायरेक्ट चैनल इज फॉर्म फॉर द वाटर फ्रॉम द रूट. एक चैनल बनता है, तो वो चैनल भी दो टाइप के पाथवेज में, एक है सिंपलास्ट, एक है एपोप्लास्ट. ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स आर लेफ्ट व्हिच आई विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.